नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए शैडो गॉड की एक नई और धमाकेदार कड़ी लेकर। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस कहानी की हर नई कड़ी रोज़ रात को इसी समय आएगी, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो चलिए, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बंगिश ने ठंडी नजरों से देखा जब छोटू ने स्वर्णिम की मदद की और उसे अपनी ऊर्जा से ठीक किया। उसे अपनी शक्तिशाली शक्तियों पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह निश्चित था कि स्थिति उसके पूर्ण नियंत्रण में है। मैं एकेडमी के बाहर का छात्र हूँ, इसलिए नए योद्धाओं को पढ़ाने का मुझे पूरा अधिकार है। ये छोटा बदमाश सम्मान करना नहीं सीख पाया। ये खुद को क्या समझता है जो मुझसे सम्मान की उम्मीद कर रहा है? और तुम छोटू, तुमने जिस लहजे में बात की उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। सामान्य तौर पर मैं तुम्हें इस बात के लिए अपंग कर देता, हालांकि ये देखते हुए कि तुम अब डेमी इमॉर्टल एकेडमी का हिस्सा हो, मैं तुम्हें एक नया मौका दूंगा। अपने घुटनों पर बैठो और मुझे 3 बार प्रणाम करो, तब मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। क्या कहते हो? बंगिश के चेहरे पर ऐसी क्रूरता थी जैसे कोई बिल्ली चूहे को देख रही हो। ये साफ था कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था, और वहां मौजूद हर कोई समझ सकता था कि छोटू उसके सामने झुक भी जाए तो भी वह उसे बख्शेगा नहीं। फनायरा बस देखती रही, जैसे वह जो कुछ हो रहा था उसमें पूरी तरह से डूबी हुई थी। दूसरी ओर वज्रा एक शक्तिशाली लाइफ सीजर था। वह शहर की दीवार पर खड़ा था, उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे, उसका लबादा हवा में लहरा रहा था। तभी ऊपर से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। बर्फबारी हो रही है, छोटू ने कहा, अपनी उंगली पर बर्फ का एक टुकड़ा गिराने के लिए आगे बढ़ते हुए। ये बहुत बुरा है कि मेरे कान में एक परेशान करने वाला कुत्ता भौंक रहा है, जिससे इस खूबसूरत नजारे में बाधा पड़ रही है। जब स्वर्णिम ने उसकी बात सुनी तो उसका मुंह खुला रह गया। नमन और हेमाक्ष कांप उठे और उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि छोटू ऐसा कुछ क्यों कह रहा है। तुमने अभी क्या कहा? पहले तो बंगिश को यकीन नहीं हुआ कि उसने ठीक से सुना है, लेकिन कुछ पल बाद उसका चेहरा बैंगनी हो गया और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल फट सकता है। क्या तुम बहरे हो? छोटू गरजा। उसके शब्द गरज की तरह गूंज रहे थे। अच्छा, तुम बंगिश हो? मैंने कहा कि तुम एक परेशान करने वाले कुत्ते हो। क्या तुम मरना चाहते हो? अब और खुद को रोक पाने में असमर्थ बंगिश ने अपनी उंगलियों को ड्रैगन के पंजों में मोड़ते हुए अपनी ऊर्जा के साथ अपने चारों ओर बादल बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके पंजों जैसे हाथ बादलों के भीतर से बाहर निकले, मानो शिकार की तलाश कर रहे हों। बादल ड्रैगन के पंजे की तलाश। ऊर्जा का पंजा हमला इतना शक्तिशाली था कि बंगिश के पैरों के नीचे का पत्थर चकनाचूर हो गया। वह कुछ भी नहीं छिपा रहा था और उसके कदमों में हत्या का इरादा साफ दिख रहा था कि वह छोटू को मारना चाहता था। हालांकि छोटू ने पंजा हमले पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद करके अजय राजा की मुट्ठी खोली, जिससे उसके पीछे 6 केकड़े जैसी भुजाएं दिखाई देने लगीं। उसकी ऊर्जा 10,000 टन के पत्थर जितनी शक्तिशाली थी, और जैसे ही वह आगे बढ़ा उसने बंगिश की ऊर्जा पर प्रहार किया और उसे नष्ट कर दिया। दर्शकों ने छोटू की ऊर्जा की 6 भुजाओं को एक गोले के रूप में एक साथ देखा, जो फिर लुढ़क कर बंगिश से टकराया, जिससे उसकी सारी रक्षात्मक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो गई। बंगिश चिल्लाया क्योंकि उसे पीछे की ओर उड़ा दिया गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे। जब वह आखिरकार लुढ़क कर रुका तो उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। हार गया, स्वर्णिम ने अचानक कहा। छोटू के दोस्त ही हैरान नहीं थे, ग्रिफन पर मौजूद सभी बाहरी एकेडमी के योद्धा पूरी तरह से हैरान थे। आखिरकार बंगिश ऊर्जा का गुरु था और छोटू सिर्फ 8वें चरण में था। आमतौर पर वे पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर थे और कोई भी कभी नहीं सोच सकता था कि लड़ाई इस तरह से आगे बढ़ेगी। फनायरा भी स्पष्ट रूप से स्तब्ध थी। यह क्या है? वज्रा ने भी आश्चर्य से पूछा। तुम? बंगिश को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह हार गया है और वह अब भी छोटू को मारने की कोशिश करना चाहता था। इसके पहले कि बंगिश कुछ और कर पाता, छोटू उसके बगल में आ गया। वह नीचे बैठते हुए उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ ऊर्जा के मास्टर होने से तुम मुझे संभाल सकते हो? देखो, तुम नहीं जानते कि मैंने पहले ही एक एयर मास्टरी प्लांट को अपने अंदर समा लिया है। मेरे पास ऊर्जा के मास्टर जितनी ही आंतरिक शक्ति है। बेशक छोटू ने अपनी असली साधना शक्ति छिपाने के लिए एयर मास्टरी प्लांट का जिक्र किया था। जब उसने हिमेश को एयर मास्टरी प्लांट को अवशोषित करने में मदद की थी तो उसने प्लांट की कुछ शक्ति पाली थी और इसीलिए उसे इसकी गहरी समझ थी। इसके अलावा हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत आसानी से प्लांट की वास्तविक ऊर्जा की नकल कर सकती थी, जिसे कोई दूसरा व्यक्ति पहचान नहीं पाता। जब तक वज्रा सच में छोटू में कुछ ऊर्जा नहीं भेजता, तब तक वह कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। फनायरा, इस बदमाश को मार डालो, बंगिश चिल्लाया। वह अपमान को बड़ी मुश्किल से सह पा रहा था। धमाका! छोटू ने बंगिश के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। बंगिश के होठों से एक और चीख निकली, साथ ही मुंह से खून और दांत भी निकले। जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम मेरे किसी भाई का अपमान करोगे तो मैं उस अपमान का 10 गुना बदला चुकाऊंगा। अब अपनी ऊर्जा कलाओं को अपंग करने के लिए तैयार हो जाओ। इससे तुम्हारा छोटा सा श्रेष्ठता बोध खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उसने बंगिश को अपंग करने की तैयारी में अपनी ऊर्जा एकत्र की।
बस, वज्रा ने कहा। हालांकि वह शहर की दीवार पर बहुत दूर था। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे ऊर्जा की एक धारा बाहर निकली, जिसने घोड़ों और सैनिकों की एक सेना का रूप ले लिया। उस स्थिति में छोटू के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अविश्वसनीय, छोटू ने सोचा। उसे पूरी तरह से पता था कि जब तक वह अपनी असली शक्तियों पर भरोसा नहीं करता, तब तक वह उस ऊर्जा से नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर वह ऐसा करता तो यह वज्रा के संदेह को आकर्षित करता, जो अभी उसके लिए सही नहीं था। जब वह पीछे हट गया तो ऊर्जा ने बंगिश को पकड़ लिया और उसे वापस शहर की दीवार पर खींच लिया। वहां वज्रा ने उसे पकड़ लिया और उसमें कुछ ऊर्जा भेजी। बंगिश तुरंत कांपने लगा, क्योंकि उसका खून गर्म हो गया था, जिससे वह लगभग गुब्बारे की तरह फूल गया। वज्रा ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को देखो। जब सबने देखा तो आसमान से हरे रंग की रोशनी की धाराएं गिरी, जो बंगिश में प्रवेश कर गईं और उसके दांतों को तुरंत ठीक कर दिया। तो लाइफा सीजर ऐसा भी कर सकते हैं। छोटू ने अविश्वास में अपने होंठ चाटे। हालांकि वह बंगिश को मारने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसे अपमानित करने से उसके भीतर का तनाव कुछ कम हुआ। बेशक उसे फनायरा की बहुत परवाह थी। बंगिश उसके एक गुर्गे से ज्यादा कुछ नहीं था। बंगिश को वापस उसके ग्रिफॉन पर फेंकते हुए वज्रा ने फनायरा की ओर रुख किया और कहा, बहुत बढ़िया, वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। छोटी बहन फनायरा, क्या तुम्हें उस बदमाश से कोई शिकायत है? उसके पास कुछ प्रभावशाली ऊर्जा है, और यह देखते हुए कि उसने एक एयर मास्टरी प्लांट का इस्तेमाल किया है, अगर वह ऊर्जा का मास्टर बन जाता है तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तुम्हारा एक शब्द और मैं तुरंत मामले को सुलझा सकता हूँ। हालांकि तुम मुझ पर एक एहसान करोगी। तुम क्या कहती हो? वज्रा के शब्दों से माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। जिस तरह से वह बोल रहा था, उससे लग रहा था कि छोटू देखने लायक भी नहीं है, और अगर वह चाहे तो उसे तुरंत बाहर निकाल सकता है। बड़े भाई वज्रा, नमन ने कहा, सर, आप एक जीवन रक्षक हैं। आपको हमारे लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों बनानी पड़ती हैं? वज्रा ने उसकी उपेक्षा करते हुए अपनी नजर फनायरा पर टिकाए रखी। फनायरा ने छोटू को लंबे समय तक देखा, फिर आप भरी। भूल जाओ, उसकी चाची माहिरा है। इसके अलावा एयर मास्टरी प्लांट कुछ खास नहीं है। चलो बड़े भाई वज्रा, अभी भी बहुत सारे पिशाच डाकू मारे जाने बाकी हैं। वज्रा की आंखें अचानक तीव्र रोशनी से चमक उठी। वह माहिरा का भतीजा है? अच्छा, है ना दिलचस्प। लेकिन तुम्हें पता है, माहिरा वास्तव में इतनी असाधारण नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारा एक शब्द और मैं इस सारी हताशा को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, लेकिन चलो चलते हैं। फनायरा अपने ग्रिफॉन पर वापस कूद गई, जिसने अपने पंख फैलाए और फिर हवा में उड़ गई। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने कहा, छोटू, तुम्हारे लिए अपनी जगह जानना सबसे अच्छा होगा। डेमी मॉडल एकेडमी छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें जल्द या बाद में इसका पछतावा होगा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, छोटू ने जवाब दिया। हालांकि आपको अपने बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए। वज्रा ने छोटू को एक लंबी नजर से देखा, फिर गति में तेजी से आगे बढ़ा और दूर तक जाने वाली छवियों की एक श्रृंखला बन गई। और इस प्रकार एक स्वर्ग हिलाने वाली, पृथ्वी हिलाने वाली घटना संपन्न हुई। जब स्वर्णिम और अन्य लोग अंततः अकेले थे तो उन सभी ने राहत की लंबी सांस ली। हालांकि वे सभी अभी भी घबराहट से तनावग्रस्त थे। जहां तक छोटू का सवाल है, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पालथी मारकर बैठ गया, मानो वह अपनी साधना पर काम कर रहा हो। कुछ समय बीतने के बाद नमन को पास में एक ऐसा क्षेत्र मिला जहां शहर के खंडहरों में कुछ पेड़ उगने लगे थे। उन पेड़ों के बीच एक जर्जर झोपड़ी थी, जहां उसने जल्दी से आग जला दी। जल्दी से छोटू के पास वापस आकर उसने कहा, क्यों ना हम रात यहीं बिताएं। अब इस क्षेत्र में कुछ भी खतरनाक नहीं है। सभी डाकुओं के मारे जाने और वज्रा के पास होने के बाद निश्चित रूप से कोई और घटना नहीं होगी। लाइफ सीजर अविश्वसनीय है। छोटू ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अब चारों आग के पास गर्म हो जाएं। मैं इस बर्फीले तूफान में अपनी साधना पर काम करने जा रहा हूँ। वज्रा को कार्रवाई में देखने के बाद मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं अपनी अगली सफलता की ओर बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, उस स्थिति में हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग आग के पास बैठ गए। हालांकि वे छोटू पर नजर रख रहे थे। बर्फबारी और भी भारी होती गई और कुछ ही देर में जमीन पूरी तरह सफेद हो गई। छोटू ने बर्फ को दूर रखने के लिए पहले से ही एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया था। फनायरा, वज्रा के पीछे छिपने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं उसे हरा सकता हूँ। उसकी असली ऊर्जा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की तरह उसके अंदर उमड़ पड़ी। इस बीच बिजली का विशालकाय प्राणी उसके अंदर पहले से ही सक्रिय था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति उसके ऊर्जा सागर के भीतर एक क्रूसिबल जैसी चीज का निर्माण कर रही थी। नरक अग्नि क्रूसिबल में वास्तव में बिजली का विशालकाय पिंड था और वह उसे धीरे धीरे पिघला रहा था तथा उसकी जीवन शक्ति का सार निकाल रहा था। वाह! छोटू के अंदर एक और कण जाग उठा, जिसने उसे 11वें प्राचीन मेगा मैमथ की शक्ति से भर दिया। ब्लॉक डिफाइड सम्राट अध्याय 61, ऊर्जा स्तर का स्वामी, नरक को कुचलने वाला गॉड मैमथ, नरक के राजा की वापसी। जैसे ही छोटू के भीतर का 11वां कण जागा, उसका मन और हृदय नरक को चलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के मूल अर्थ से भर गया, जिससे उसकी असली ऊर्जा और भी अधिक संतृप्त हो गई। उसके अंदर तरल जैसी असली ऊर्जा अब क्रिस्टल जैसी हो रही थी और बर्फ के टुकड़े जैसे जादुई प्रतीक उसकी ऊर्जा के सागर में घूम रहे थे। उनमें से प्रत्येक प्रतीक, जो असली ऊर्जा की अभिव्यक्ति थे, में अलग अलग गुण थे और फिर भी वे सभी स्वर्ग की ओर फैलते हुए लग रहे थे।
यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी उसकी असली ऊर्जा से घिरी हुई प्रतीत हो रही थी। ऊर्जा उसकी मध्य रेखाओं से प्रवाहित होकर उसकी ऊर्जा के सागर की ओर बह रही थी, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ऊर्जा का मास्टर बनना कुछ ऐसा ही लगता है, उन्होंने सोचा, और आसन्न सफलता की संभावना से उत्साहित हो गए। 9वें चरण में पहुंचने पर यह सच था कि शरीर के सभी अंग एक दूसरे से जुड़ गए थे। मेरिडियन द्वारा उत्पन्न असली ऊर्जा न केवल मजबूत हो गई, बल्कि ईसा ने नदी जैसी धाराएं बनाई जो ऊर्जा के समुद्र में बह गईं। इस स्तर पर व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है तथा लड़ाई में अधिक समय तक टिक सकता है। नरक को चलने वाले गॉड मेमथ की ताकत के कारण छोटू पहले से ही एक साधारण व्यक्ति की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली था और ऊर्जा स्तर के मास्टर से बहुत परिचित था। आखिरकार उन्होंने अपने पिता हिमेश में एयर मास्टरी पौधे के औषधीय प्रभावों को उजागर करने में मदद की थी। इसीलिए अब जो परिवर्तन हो रहे थे वे किसी भी तरह से अजीब नहीं थे। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके शरीर के विभिन्न अंग आपस में जुड़ रहे हैं, उसने नव निर्मित जादुई प्रतीकों को नरक की अग्नि की क्रूसिबल के आकार में ढाल दिया। ये सिर्फ एक शुरुआती रूप था, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। उसे अपनी असली शक्ति को बाहर निकालने के लिए और अधिक साधना करनी होगी, लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो वज्रा से लड़ना आसान होगा। आखिरकार पौराणिक नरक अग्नि क्रूसिबल का उपयोग मूल रूप से अपमानित देवताओं को पिघलाने और शुद्ध करने के लिए किया गया था। यहाँ तक कि इसका शुरुआती रूप भी उसके भीतर किसी भी प्रकार की असली ऊर्जा को शुद्ध करने का काम करता था। उदाहरण के लिए अजय राजा की मुट्ठी की असली ऊर्जा, गोल्डन बेल रामपाट, 4 सीजन्स स्वॉर्ड प्ले, या यहाँ तक कि समुद्री देवता की ऊर्जा का टुकड़ा नरकाग्नि क्रूसिबल से गुजरने पर वे सभी शुद्ध हो गए और एक दूसरे के साथ संघर्ष नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप वह वस्तुतः किसी भी प्रकार की ऊर्जा कला का उपयोग कर सकता था जो वह चाहता था। उस समय बर्फ ने आकाश को ढक लिया था और धरती को ढक लिया था, जिससे सारा अस्तित्व सफेदी का ढेर बन गया था। नमन ने छोटू को अपने रक्षात्मक घेरे में बैठे हुए देखा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि भाई छोटू वास्तव में क्या साधना कर रहे हैं। वे लंबे समय से बर्फ में बाहर हैं। अगर मैंने पूरी रात वहां बैठने की कोशिश की तो मुझे डर है कि मेरी असली ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। नमन ने कहा, मुझे डर कि मेरी असली ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। स्वर्णिम ने कहा, वह इतना शक्तिशाली है कि वह ऊर्जा के मास्टरों को भी हरा सकता है। उसके पास इतनी सच्ची ऊर्जा है कि मुझे नहीं लगता कि वह कभी खत्म होगी। हालांकि उसने बंगिश, एक बाहरी एकेडमी के छात्र से झगड़ा मोल ले लिया है। इससे आगे चलकर और भी समस्याएं पैदा होंगी। सिफान, जो छात्रों में से एक था, ने कहा, तुम किस बात से डरे हुए हो? जब तक वह पर्याप्त शक्तिशाली है, वे घमंडी बदमाश उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। नौसिखियों की टीम में कुल 5 छात्र थे, छोटू, स्वर्णिम, हेमाक्ष, नमन और सिफान। सिफान सबसे रहस्यमय था। वह सबसे लंबे समय से एकेडमी में था और फिर भी कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि यह स्पष्ट था कि वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। जैसे ही उसने जलाऊ लकड़ी का एक और टुकड़ा उठाया और उसे आग में डाला, उसे बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसी समय उसे कुछ ऐसी गंध आई जिससे उसे नर्क के लावे की याद आ गई, जिससे उसे छींक आ गई। क्या हो रहा है? क्या इस क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी है? चौंक कर वह खड़ा हो गया। देखो भाई, छोटू में बदलाव हो रहा है। क्या तुम्हें वह शक्ति महसूस हो रही है? बाकी सब खड़े हो गए और घबराकर छोटू की ओर देखने लगे। छोटू को घेरने वाली बाधा बढ़ती जा रही थी और यह अब पारदर्शी नहीं रही थी। इसके बजाय यह आग या लावे की तरह लाल थी और उतनी ही गर्म थी जिससे क्षेत्र की सारी बर्फ वाष्पित होकर भाप की तरह ऊपर उठ रही थी। यहाँ तक कि जमीन भी नरम होने लगी और फिर पिघलने लगी और बुलबुले उठने लगे। क्षेत्र की सारी ठंड दूर हो गई और उसकी जगह अविश्वसनीय गर्मी आ गई। वास्तव में उनके आसपास के प्राचीन शहर में जमा हुई सारी बर्फ भाप में बदल रही थी। गर्म, बहुत गर्म। स्वर्णिम और अन्य सभी को सहन करने में परेशानी हो रही थी। अफरा तफरी। कुछ ही क्षणों बाद वहां इतनी गर्मी हो गई कि जिस झोपड़ी में वे थे उसमें आग लग गई। जल्दी यहां से निकल जाओ। अपनी ऊर्जा कला का प्रदर्शन करते हुए चारों छात्र शहर की दीवार पर उड़कर खड़े हो गए। उस स्थिति में गर्मी कम तीव्र थी और उन्हें छोटू की स्थिति का भी बेहतर दृश्य दिखाई दे रहा था। हालांकि उसके चारों ओर चमकदार लाल अवरोध के कारण उसे देख पाना असंभव था। भाई, छोटू में बदलाव हो रहा है। क्या तुम्हें वह शक्ति महसूस हो रही है? बाकी सब खड़े हो गए और घबराकर छोटू की ओर देखने लगे। छोटू को घेरने वाला घेरा बढ़ता जा रहा था और यह अपारदर्शी नहीं रह गया था। इसके बजाय यह आग या लावे की तरह लाल थी और उतनी ही गर्म थी जिससे क्षेत्र की सारी बर्फ भाप बनकर ऊपर उठ रही थी। यहाँ तक कि जमीन भी नरम होने लगी और फिर पिघलकर बुलबुले उठने लगे। क्षेत्र की सारी ठंड दूर हो गई और उसकी जगह अविश्वसनीय गर्मी आ गई। वास्तव में उनके आसपास के प्राचीन शहर में जमा हुई सारी बर्फ भाप में बदल रही थी। गर्म, बहुत गर्म। स्वर्णिम और अन्य सभी को सहन करने में परेशानी हो रही थी। अफरा तफरी। कुछ ही क्षणों बाद वहां इतनी गर्मी हो गई कि जिस झोपड़ी में वे थे उसमें आग लग गई। जल्दी यहां से निकल जाओ। अपनी ऊर्जा कला का प्रदर्शन करते हुए चारों योद्धा शहर की दीवार पर उड़कर खड़े हो गए। उस स्थिति में गर्मी कम तीव्र थी
और उन्हें छोटू की स्थिति का भी बेहतर दृश्य दिखाई दे रहा था। हालांकि उसके चारों ओर चमकदार लाल अवरोध के कारण उसे देख पाना असंभव था। ऐसा लग रहा था मानो वह लावा और ज्वाला के समुद्र के बीच में है, जो उसके चारों ओर के पूरे शहर को एक विशाल अग्निकांड में बदल रहा है। अफरा तफरी! अचानक लावा अवरोधक फट गया, जिससे ज्वाला का एक स्तंभ आसमान में ऊपर उठ गया, जो सीधे काले बादलों में जा लगा। यदि बर्फीला तूफान न होता तो ज्वाला सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सभी दिशाओं में दिखाई देती। नमन ने कहा, अपनी ऊर्जा को बादलों के साथ मिलाओ, ऊर्जा स्तर का मास्टर। यह शक्ति अविश्वसनीय है, स्वर्णिम ने कहा। छोटू अपनी असली ताकत को पहले छुपाकर रखता था। इस स्तर की ताकत के साथ मुझे यकीन है कि वह बड़े भाई वज्रा की कॉस्मिक सन फ्लेयर तलवार तकनीक से आसानी से मुकाबला कर सकता है। भाई, छोटू कितने शक्तिशाली हैं और वे कौन सी ऊर्जा कला का अभ्यास करते हैं। जब योद्धा आपस में इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, तभी ज्वाला का स्तंभ सिकुड़ गया और गर्मी कम हो गई। तब छोटू प्रकट हुआ। उसके कपड़े जरा भी नहीं जले और उसके पैरों के नीचे की जमीन पहले से ही ठंडी और ठोस होने लगी थी। ठंड को देखते हुए जमीन पर जल्द ही बर्फ जमने लगी और एक बार फिर बर्फ ने सब कुछ ढकना शुरू कर दिया। हालांकि तापमान में तेजी से बदलाव के कारण शहर में दरारें पड़ने लगीं और यह टूटकर बिखरने लगा, जैसे कोई चीनी मिट्टी का बर्तन गिरा दिया गया हो। आखिरकार छोटू से जो गर्मी निकल रही थी वह सूर्य के समान थी। मैं आखिरकार ऊर्जा का मास्टर बन गया हूँ, छोटू ने अपने आभामंडल को शांत करते हुए सोचा। पहले से ही वह महसूस कर सकता था कि उसके भीतर सच्ची ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक स्थिर था। इसके अलावा, क्योंकि उसकी असली ऊर्जा रूपांतरित हो गई थी, उसके अंदर विद्यमान बिजली के विशालकाय तत्व की जीवन शक्ति ने 11वें से 15वें कणों को जागृत कर दिया था। अब तक बिजली के विशालकाय जीव की जीवन शक्ति इतनी कम हो चुकी थी कि केवल थोड़ी मात्रा ही बची थी। छोटू जो गणना कर सकता था, उसके आधार पर उसे पूरा यकीन था कि यह उसे केवल 20 प्राचीन मेगा मेम्मत के बिंदु तक ही ले जाएगा। जब ऐसा हुआ तो उसकी साधना उतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगी जितनी अब तक चल रही थी। उसे जीवन शक्ति सार को इकट्ठा करने के लिए अपना खुद का तरीका खोजना होगा। शुक्र है कि हेलफायर क्रूसिबल से उसे सभी प्रकार की सच्ची ऊर्जा को परिष्कृत करने में मदद मिलेगी। अब उसके पास जो शक्ति थी, जो कि 15 प्राचीन विशालकाय जानवरों के बराबर थी, उससे वह आदिकाल के सभी प्रकार के विशालकाय जानवरों को आसानी से नष्ट कर सकता था। अचानक छोटू से सच्ची ऊर्जा की एक धारा फूट पड़ी, जिसने एक मानव जैसा आकार ले लिया। ये वास्तव में छोटू जैसा ही लग रहा था। हर छोटी बड़ी बात तक केवल एक शक्तिशाली ऊर्जा कला गुरु ही, जो इसे करीब से देखता है, यह बता सकता है कि यह छोटू नहीं था। जाओ, छोटू ने अपने मन में आदेश दिया। जवाब में उसकी मानव सदृश सच्ची ऊर्जा पास की शहर की दीवार की ओर तेजी से बढ़ी। बूम! इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढहकर नष्ट हो गया। वह शहर की दीवार बहुत मजबूत थी और दर्जनों मीटर मोटी थी। ये कई सालों से मजबूती से खड़ी थी और यहाँ तक कि बंदूकों के हमले से भी अछूती थी। और फिर भी छोटू की मानव सदृश सच्ची ऊर्जा ने इसे कुचल दिया, जिससे चट्टानों के टुकड़े हर जगह उड़ने लगे। कोई भी साधारण व्यक्ति संभवतः उस तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। वह ऊर्जा का मास्टर है। और फिर भी छोटू की मानव सदृश सच्ची ऊर्जा ने इसे कुचल दिया, जिससे चट्टानों के टुकड़े हर जगह उड़ने लगे। कोई भी साधारण व्यक्ति संभवतः उस तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। वह ऊर्जा का मास्टर है। स्वर्णिम और अन्य लोग विस्फोट के बाद नीचे गिर रहे पत्थरों से बचते हुए बुरी तरह स्तब्ध रह गए। नमन ने बड़बड़ाया, ब्लैक डिफाइड सम्राट राजवंश के 100 ग्रैंड मास्टर्स स्पेल फॉर्मेशन शहर की दीवारों को उतनी ही आसानी से तोड़ सकते हैं जितनी आसानी से एक हथौड़ा बर्फ के टुकड़े को कुचल सकता है। यह शक्ति का एक ही स्तर है। वह संरचना बहुत बड़ी थी और घेरे हुए शहर की दीवारों पर हमला करने के लिए 100 ऊर्जा के स्वामी को अपनी शक्ति को एक साथ इकट्ठा करना होता था। चाहे शहर की दीवार कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह उस स्तर की शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। और फिर भी छोटू की मानव जैसी सच्ची ऊर्जा ने बिल्कुल उसी स्तर की शक्ति को प्रकट किया था। एक व्यक्ति 100 ऊर्जा गुरुओं के समूह जितना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आप एक लाइफ सीजर हो सकते हैं वज्रा, लेकिन अब जब मैं ऊर्जा का मास्टर हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपका मुकाबला कर सकता हूँ। छोटू को विश्वास था कि उसकी मानव जैसी सच्ची ऊर्जा के साथ उसके इन्फर्नल देवता भाले, इन्फर्नल देवता एजिस और फेन डेविल विंग्स के साथ वह निश्चित रूप से वज्रा और उसकी कॉस्मिक सन ऑफ लेयर तलवार तकनीक से लड़ सकता है। शायद वह उसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन हारेगा भी नहीं। आज मैंने पहली बार लाइफ सीजर को एक्शन में देखा। मुझे आश्चर्य है कि मैं वास्तव में कब उससे लड़ पाऊंगा। छोटू ने ठंडी आवाज में कहा, एक दिन फनायरा, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हर अहंकार को मिटा दूंगा। तुम्हें निश्चित रूप से एहसास होगा कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। इस बिंदु पर उसकी आंखें नरम हो गईं। लेकिन मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अभी भी मेरी प्यारी माँ है। मैं किसी को भी मार डालूंगा जो उसे खोजने के लिए हैंगिंग माउंटेन तक मेरे रास्ते में बाधा बनेगा। और फिर भी छोटू की मानव सदृश सच्ची ऊर्जा ने इसे कुचल दिया, जिससे चट्टानों के टुकड़े हर जगह उड़ने लगे।
कोई भी साधारण व्यक्ति संभवतः उस तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। वह ऊर्जा का मास्टर है और फिर भी छोटू की मानव सदृश सच्ची ऊर्जा ने इसे कुचल दिया, जिससे चट्टानों के टुकड़े हर जगह उड़ने लगे। कोई भी साधारण व्यक्ति संभवतः उस तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। वह ऊर्जा का मास्टर है। स्वर्णिम और अन्य लोग विस्फोट के बाद नीचे गिर रहे पत्थरों से बचते हुए बुरी तरह स्तब्ध रह गए। नमन ने बड़बड़ाया, ब्लैक डिफाइड सम्राट राजवंश के 100 ग्रैंड मास्टर्स स्पेल फॉर्मेशन शहर की दीवारों को उतनी ही आसानी से तोड़ सकते हैं जितनी आसानी से एक हथौड़ा बर्फ के टुकड़े को कुचल सकता है। यह शक्ति का एक ही स्तर है। वह संरचना बहुत बड़ी थी और घेरे हुए शहर की दीवारों पर हमला करने के लिए 100 ऊर्जा के स्वामी को अपनी शक्ति को एक साथ इकट्ठा करना होता था। चाहे शहर की दीवार कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह उस स्तर की शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। और फिर भी छोटू की मानव जैसी सच्ची ऊर्जा ने बिल्कुल उसी स्तर की शक्ति को प्रकट किया था। एक व्यक्ति 100 ऊर्जा गुरुओं के समूह जितना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आप एक लाइफ अजीजर हो सकते हैं वज्रा, लेकिन अब जब मैं ऊर्जा का मास्टर हूं तो मैं निश्चित रूप से आपका मुकाबला कर सकता हूं। छोटू को विश्वास था कि उसकी मानव जैसी सच्ची ऊर्जा के साथ उसके इन्फर्नल देवता भाले, इन्फर्नल देवता एजिस और फाइन डेविल विंग्स के साथ वह निश्चित रूप से वज्रा और उसकी कॉस्मिक सन फ्लेयर तलवार तकनीक से लड़ सकता है। शायद वह उसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन हारेगा भी नहीं। आज मैंने पहली बार लाइफ असीजर को एक्शन में देखा। मुझे आश्चर्य है कि मैं वास्तव में कब उससे लड़ पाऊंगा। छोटू ने ठंडी आवाज में कहा, एक दिन फनायरा, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हर अहंकार को मिटा दूंगा। तुम्हें निश्चित रूप से एहसास होगा कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। इस बिंदु पर उसकी आंखें नरम हो गईं। लेकिन मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अभी भी मेरी प्यारी माँ है। मैं किसी को भी मार डालूंगा जो उसे खोजने के लिए हैंगिंग माउंटेन तक मेरे रास्ते में बाधा बनेगा। और फिर भी छोटू की मानव सदृश सच्ची ऊर्जा ने इसे कुचल दिया, जिससे चट्टानों के टुकड़े हर जगह उड़ने लगे। कोई भी साधारण व्यक्ति संभवतः उस तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। वह ऊर्जा का मास्टर है। स्वर्णिम और अन्य लोग विस्फोट के बाद नीचे गिर रहे पत्थरों से बचते हुए बुरी तरह स्तब्ध रह गए। नमन ने बड़बड़ाया, ब्लैक डिफाइड सम्राट राजवंश के 100 ग्रैंड मास्टर्स स्पेल फॉर्मेशन शहर की दीवारों को उतनी ही आसानी से तोड़ सकते हैं जितनी आसानी से एक हथौड़ा बर्फ के टुकड़े को कुचल सकता है। यह शक्ति का एक ही स्तर है। वह संरचना बहुत बड़ी थी और घेरे हुए शहर की दीवारों पर हमला करने के लिए 100 ऊर्जा के स्वामी को अपनी शक्ति को एक साथ इकट्ठा करना होता था। चाहे शहर की दीवार कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह उस स्तर की शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। और फिर भी छोटू की मानव जैसी सच्ची ऊर्जा ने बिल्कुल उसी स्तर की शक्ति को प्रकट किया था। एक व्यक्ति 100 ऊर्जा गुरुओं के समूह जितना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आप एक लाइफ असीजर हो सकते हैं वज्रा, लेकिन अब जब मैं ऊर्जा का मास्टर हूं तो मैं निश्चित रूप से आपका मुकाबला कर सकता हूं। छोटू को विश्वास था कि उसकी मानव जैसी सच्ची ऊर्जा के साथ उसके इन्फर्नल देवता भाले, इन्फर्नल देवता एजिस और फाइन डेविल विंग्स के साथ वह निश्चित रूप से वज्रा और उसकी कॉस्मिक सन फ्लेयर तलवार तकनीक से लड़ सकता है। शायद वह उसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन हारेगा भी नहीं। आज मैंने पहली बार लाइफ असीजर को एक्शन में देखा। मुझे आश्चर्य है कि मैं वास्तव में कब उससे लड़ पाऊंगा। छोटू ने ठंडी आवाज में कहा, एक दिन फनायरा, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हर अहंकार को मिटा दूंगा। तुम्हें निश्चित रूप से एहसास होगा कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। इस बिंदु पर उसकी आंखें नरम हो गईं। लेकिन मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अभी भी मेरी प्यारी माँ है। मैं किसी को भी मार डालूंगा जो उसे खोजने के लिए हैंगिंग माउंटेन तक मेरे रास्ते में बाधा बनेगा। गुरुंगुर राया, महान रक्तान मेरी मौत का बदला लेगा। तुम बस इंतजार करो। हम हैंगिंग माउंटेन के अधीन हैं। हमें बेहतर गुफाओं के राक्षस राजाओं में से एक रक्तदानव गुफा ने बनाया है। छोटू के लिए इस तरह के मामले सुनने का यह पहला मौका नहीं था। पहली बार वह ब्लैक कॉप्स पर्वतों पर था जब उसके पिता ने उसे उसकी माँ की कुछ सच्चाई बताई थी। तभी उसे पता चला कि उसकी माँ वास्तव में हैंगिंग माउंटेन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। वह कोई इंसान नहीं थी, बल्कि दानवों में से एक थी। और माना जाता है कि हैंगिंग माउंटेन वास्तव में एक दूसरी दुनिया थी और उसने पहले भी बेहतर गुफाओं के दानव राजाओं के बारे में सुना था। अगर उन गुफाओं में सबसे निचली रक्त दानव गुफा भी इतनी बड़ी शक्ति आसानी से पैदा कर सकती थी, तो यह सवाल उठता था कि हैंगिंग माउंटेन और क्या करने में सक्षम था। जैसे ही छोटू यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि आगे क्या कहना है, अचानक डाकू नेता के भीतर एक तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे वह खून के धुएं में बदल गया। छोटू पीछे कूद गया। उसने एक विशाल अवरोध बनाने के लिए अपना हाथ हिलाया ताकि विस्फोट को नियंत्रित कर सके। अवरोध के भीतर खून हर जगह फैल गया। ये ग्रैंड ब्लडशेड विघटन था, स्वर्णिम बोल पड़ा। इसका उपयोग दुश्मन के साथ खुद को मारने के लिए किया जाता है। जब एक ऊर्जा के मास्टर द्वारा इसे छोड़ा जाता है तो घातक शक्ति का स्तर अविश्वसनीय होता है। और फिर भी ये भाई छोटू द्वारा बनाए गए अवरोध को भी नहीं तोड़ पाया। वह कितना शक्तिशाली है। यह 4 लोगों का समूह जितना अधिक समय तक छोटू के आसपास रहा,
वह उन्हें उतना ही अधिक रहस्यमय लगता गया। छोटू ने नेता से मोती जैसे दानव कोर को देखा। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला कोर है, हमें इससे काफी योग्यता अंक प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं भाई छोटू, स्वर्णिम ने कहा। वह दानव कोर संभवतः 3 योग्यता बिंदुओं के बराबर है। एक भी योग्यता बिंदु प्राप्त करने के लिए आमतौर पर दर्जनों या सैकड़ों साधारण कोर की आवश्यकता होती है, और संप्रदाय के नियमों के अनुसार केवल 8वें चरण और उससे ऊपर के दानव कोर का ही आदान प्रदान किया जा सकता है। क्या आप थोड़ा आराम करना चाहते हैं या बस शिकार करते रहना चाहते हैं? हम सभी ने जो सुना है उसके अनुसार इन पिशाच डाकुओं का अंतिम नेता वह व्यक्ति है जिसे वे श्रेष्ठ रक्तान कहते हैं। वह एक लाइफ सीजर होना चाहिए, अन्यथा वज्रा शामिल नहीं होता। जरूर। वैसे मैं यहाँ नया आया हूँ, इसलिए मुझे हैंगिंग माउंटेन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये देखते हुए कि आप लोग कितने समय से यहाँ हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? इस बिंदु तक सिफान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन जाहिर है वह दानवों के बारे में बहुत कुछ जानता था, क्योंकि उसने स्पष्टीकरण दिया। किंवदंतियों के अनुसार यह दानवों के अजेय महान संतों में से एक द्वारा आदिकाल में बनाया गया एक दिव्य पर्वत है। माना जाता है कि यह स्वर्ग से परे मौजूद है। दानवों के कुलपिता वहां रहते हैं, और अन्य दानव जो तिलिस्मिलोक याम में रहते हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और इस स्थान को एक पवित्र भूमि के रूप में देखते हैं। मेरा मतलब है 72 राक्षस राजा और 36 शैतान स्वामी, जो कुल मिलाकर 108 प्रमुख ताकतों का नेतृत्व करते हैं। जहां तक उन प्रमुख ताकतों का सवाल है, वे इतने छोटे गुटों में विभाजित हैं कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। हमारे देश के संस्थानों ने हैंगिंग माउंटेन के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। छोटू को इनमें से कुछ भी वास्तविक नहीं लगा। तो हैंगिंग माउंटेन मूलतः पौराणिक है। ये सब इतना अस्पष्ट और अवास्तविक लग रहा था कि अपनी माँ को ढूंढने का विचार भी एक कल्पना के अलावा कुछ नहीं लग रहा था। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए हाँ। इस बिंदु पर सिफान ने बातचीत का विषय बदल दिया। छोटू, जब आपने कल बंगिश को हराया था तो आपकी असली ऊर्जा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। क्या आपने वास्तव में एयर मास्टरी प्लांट की शक्ति का उपयोग किया था? मैंने सुना है कि एयर मास्टरी प्लांट हैंगिंग माउंटेन से आते हैं। छोटू मुस्कुराया। मेरे सौर्य कबीले में से किसी ने मेरे लिए एक खरीदा था, और मुझ पर भी बिजली गिरी थी, जिससे मुझे इसे अवशोषित करने में मदद मिली। उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। हमारे देश के संस्थानों ने हैंगिंग माउंटेन के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। छोटू को इनमें से कुछ भी वास्तविक नहीं लगा। तो हैंगिंग माउंटेन मूलतः पौराणिक है। ये सब इतना अस्पष्ट और अवास्तविक लग रहा था कि अपनी माँ को ढूंढने का विचार भी एक कल्पना के अलावा कुछ नहीं लग रहा था। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए हाँ। इस बिंदु पर सिफान ने बातचीत का विषय बदल दिया। छोटू, जब आपने कल बंगिश को हराया था तो आपकी असली ऊर्जा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। क्या आपने वास्तव में एयर मास्टरी प्लांट की शक्ति का उपयोग किया था? मैंने सुना है कि एयर मास्टरी प्लांट हैंगिंग माउंटेन से आते हैं। छोटू मुस्कुराया। मेरे सौर्य कबीले में से किसी ने मेरे लिए खरीदा था, और मुझ पर भी बिजली गिरी थी, जिससे मुझे इसे अवशोषित करने में मदद मिली। भाई छोटू, आप वाकई भाग्यशाली हैं, स्वर्णिम ने कहा। ठीक है, अब जब आप ऊर्जा के मास्टर हैं तो हम इन पिशाच डाकुओं को और भी मार सकते हैं और भी अधिक योग्यता अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बाहरी एकेडमी के छात्र बन सकते हैं तो हम अंततः एकेडमी की कुछ बेहतरीन तकनीकों को विकसित कर सकते हैं। जब से मैं याद कर सकता हूँ, मैं ऊर्जा का मास्टर बनना चाहता था। इस बारे में चिंता मत करो, छोटू ने स्वर्णिम के कंधे को पकड़ते हुए कहा। जब मेरी ऊर्जा कलाएं पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएंगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तुम एक सच्चे भाई हो, स्वर्णिम ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हें कभी किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो तुम बस मुझे ढूंढते हुए चले आना। हालांकि ये देखते हुए कि तुम्हारी साधना का आधार कितना गहरा है, मुझे संदेह है कि मैं कभी भी तुम्हारी ज्यादा मदद कर पाऊंगा। छोटू ने हंसते हुए कहा। बस तब तक इंतजार करो जब तक तुम ऊर्जा के मास्टर नहीं बन जाते। तब तुम्हारे शब्दों का वजन होगा, और मैं तुमसे तुरंत कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ तभी मदद की जरूरत होगी जब वे उस बिंदु पर पहुंच जाएं जहां वे खुद की देखभाल नहीं कर सकते। अभी वे एक तरह के स्वर्णिम युग में हैं, जोश से भरे हुए और हिम्मत से भरे हुए। यहाँ उसने स्वर्णिम के ऊर्जा के समुद्र में सच्ची ऊर्जा का एक छोटा सा बीज भेजा। उस सच्ची ऊर्जा के बीज को अवशोषित करो, और यह तुम्हें ज्यादा तेजी से ऊर्जा का मास्टर बनने में मदद कर सकता है। बाकी 3 योद्धा ईर्ष्या से देखते रहे, लेकिन कुछ भी कहने से बचते रहे। आखिरकार छोटू जो कर रहा था वह करना कोई आसान काम नहीं था। छोटू ने देखा और समझ गया कि वे क्या सोच रहे थे। क्या तुम तीनों भाई भी कुछ सच्ची ऊर्जा चाहते हो? भाई छोटू, आपकी ऊर्जा कलाएं बहुत बढ़िया है। आप जो भी मदद कर सकते हैं वो अद्भुत होगी, और हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अब से सौर्य कबीले के मामले हमारी जिम्मेदारी होंगे। हम आपके साथ सम्मान और अपमान दोनों साझा करेंगे।
बहुत बढ़िया। हम जो कुछ भी कर चुके हैं उसे देखते हुए अब हम सभी भाई हैं। सुनो, मुझे पता है कि यह प्रथा नहीं है, लेकिन क्या मैं तुम्हारी साधना के आधार को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूं? समय आ गया है कि तुम एकेडमी में अपना नाम बनाओ। कौन कहता है कि नए योद्धा बेकार हैं? वास्तव में हम अपनी दोस्ती को औपचारिक रूप क्यों नहीं देते और एक कैंपस सोसाइटी क्यों नहीं बनाते? डेमी इमॉर्टल एकेडमी में छात्रों द्वारा कैंपस सोसाइटी बनाना आम बात थी, जो अंततः बड़ी ताकतों में तब्दील हो जाती थी। हालांकि आधिकारिक नियमों में कहा गया था कि एकेडमी के छात्रों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह थी कि रिश्तों का नेटवर्क जटिल और बहुत महत्वपूर्ण दोनों था। जो कोई भी सफल होना चाहता था उसे कैंपस सोसाइटी में रहना जरूरी था। आखिरकार ये कीमती खेती के संसाधनों तक पहुंच पाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक था। सहमत? सिफान ने कहा। चलो अपना खुद का समाज बनाते हैं और आपको हमारा नेता बनना होगा भाई छोटू। अभी हमारे एकेडमी में सबसे शक्तिशाली समाज क्राउन प्रिंस सोसाइटी है। कुछ अन्य शक्तिशाली समाज हैं: दिव्य क्षमता सोसाइटी, सत्य और तर्क सोसाइटी, 5 बिजली सोसाइटी, मून फायर सोसाइटी और जेंटलमैन सोसाइटी। हम बहुत नीचे से शुरू करेंगे और अपना काम ऊपर की ओर करेंगे और अंततः हम दुनिया को हिला देंगे और अद्भुत चीजें करेंगे। ओह, मुझे नहीं पता था कि एकेडमी में इतने सारे समूह हैं। हालांकि वह कुछ समय से डेमी इमॉर्टल एकेडमी में था, फिर भी वह बहुत कम रैंक का था और उसने दूसरों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। हाँ, वज्रा क्राउन प्रिंस सोसाइटी से है, इसलिए वह इतना दबंग है। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी उससे डरते हैं। मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस सोसाइटी का नेता रहस्यमय क्राउन प्रिंस वास्तव में एकेडमी के भीतर एक पवित्र नवदीक्षित है। वे बहुत ताकतवर हैं। जरा सोचिए, एक बेहतरीन योद्धा बनने के लिए आपको लाइफ ए सीजर बनना होगा और उनसे ऊपर कॉन्क्लेव के छात्र हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि एक पवित्र नवदीक्षित कैसा होता है? ठीक है, लेकिन हमें खुद को क्या कहना चाहिए? छोटू ने सोचा, अपनी आंखें ऊपर उठाकर। आपको पता है, डेमी इमॉर्टल एकेडमी में एक कहावत है। ये कहती है, अंदर संत बाहर सम्राट। शक्तिशाली विशेषज्ञ संत होते हैं, सर्वशक्तिमान प्राणी सम्राट होते हैं। भीतर एक संत की नैतिकता और बाहर एक सम्राट की शक्ति विकसित करें। यदि आप मजबूत हैं तो आप आम लोगों और राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं और अनगिनत लोगों की भक्ति अर्जित कर सकते हैं। बुद्धिमान और दूरदर्शी बने, सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली लोगों को अपनी सेवा के लिए नियुक्त करें और उनकी क्षमताओं का ध्यान रखें। यदि आप ये चीजें करते हैं तो आप जनता का सच्चा सम्मान और प्रशंसा अर्जित करेंगे। हम खुद को एक कृषि सम्राट सोसाइटी क्यों न कहें? अंदर संत बाहर सम्राट। छोटू ने शब्दों की गहरी प्रकृति के बारे में सोचते हुए बुदबुदाया। एक पल बाद सी माद वह मुस्कुराया। ठीक है, हम पांचों आर्षि सम्राट सोसाइटी हैं। चलो आशा करते हैं कि हम अपना नाम बना सकें। मैं पहला नेता बनने के लिए नामांकन स्वीकार करता हूँ और आप सभी प्रमुख बुजुर्गों की पहली परिषद होंगे। कौन यह अनुमान लगा सकता था कि वही आर्शी डिफाइड सोसाइटी जो अंततः डेमी इमॉर्टल एकेडमी को हिलाकर रख देगी, उसकी स्थापना 5 नए योद्धाओं द्वारा इस तरह से की जाएगी। सच तो यह है कि यह छोटा सा समूह सिर्फ एक समाज का बीज था। एकेडमी में मौजूद कई अन्य समाजों की सदस्यता और शक्ति की तुलना में वे लगभग घर खेलने वाले बच्चों की तरह थे। हालांकि छोटू को यकीन था कि इस बिंदु से आगे चीजें बेहतर ही होंगी। हालांकि स्वर्णिम, हिमाक्ष, नमन और सिफान केवल 8वें चरण में थे, लेकिन उन सभी की पृष्ठभूमि प्रभावशाली थी। यदि वे एकेडमी के रैंक में ऊपर उठ सकते हैं और अपने साधना आधारों में सुधार कर सकते हैं तो उनके कुलों में उनका प्रभाव बढ़ेगा और इससे छोटू को लाभ होगा। डेमी इमॉर्टल एकेडमी में शामिल होने वाले अधिकांश लोग शक्तिशाली कुलों से थे, इसलिए जितने अधिक लोग उसे सहयोगी मिलेंगे उतनी ही बेहतर तरीके से वह अपने कुल की रक्षा कर सकेगा। ठीक है, चलो भाई, बनने की खून की कसम खाते हैं और अपना समाज बनाते हैं। वे सभी घुटनों के बल बैठ गए और स्वर्ग की कसम खाकर बोले, हम पांचों भाई हैं, अंदर ऋषि बाहर राजा, महिमा में भागीदार हानि में भागीदार। सभी गद्दारों को स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दंडित किया जाए और मनुष्यों और देवताओं द्वारा समान रूप से त्याग दिया जाए। अपनी शपथ लेने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। छोटू को बहुत अच्छा लग रहा था। अब जब वे सभी भाई थे तो अगर उसका रहस्य उन पर प्रकट हो जाता तो उसे और अधिक विश्वास था कि यह बात नहीं फैलेगी। ठीक है, बैठ जाओ। मैं अपनी ऊर्जा कलाओं का उपयोग करके तुम्हें पूरी तरह से बदलने जा रहा हूँ। जल्द ही तुम सभी ऊर्जा के स्वामी बन जाओगे। इसके साथ ही छोटू ने अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग करके उनके बैठने के लिए स्थान चिह्नित कर दिया। अपने मित्रों को पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में बैठाया तथा स्वयं बीच में बैठ गया। फिर उसने अपने हाथ फैलाए जिससे उनके चारों ओर एक वास्तविक ऊर्जा अवरोध उत्पन्न हो गया। इसके साथ ही उसकी पीठ से 4 भुजाएं निकल आईं। अब चूंकि वह ऊर्जा का स्वामी था, इसलिए अजय राजा की मुट्ठी के साथ आने वाले हथियार अत्यंत चौंकाने वाले प्रकृति के थे। प्रत्येक हाथ के अंत से 5 उंगलियां निकलीं, जो फिर उसके चारों दोस्तों के सिर पर आकर टिक गईं। लगभग तुरंत ही उनकी मांसपेशियों में और उनके मेरिडियन के माध्यम से जलती हुई सच्ची ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। उनमें से 4 ने अपने दांत पीस ली, क्योंकि उनके भीतर की अशुद्धियां धीरे धीरे बाहर निकल रही थीं। इतनी अधिक विषम सच्ची ऊर्जा। स्वर्णिम यह देखकर प्रसन्न हुए कि ऊर्जा उनसे बाहर निकल रही थी,
तथा उनके द्वारा अभ्यास की गई विभिन्न ऊर्जा कलाओं के कारण उनकी मेरिडियन को जो क्षति हुई थी उसकी भरपाई हो रही थी। छोटू के साधना आधार में भी एक समय ऐसी ही विषम सच्ची ऊर्जा समाहित थी। सच्चाई यह थी कि लोगों को उच्च साधना स्तरों तक पहुंचने में परेशानी होने का एक मुख्य कारण विभिन्न तकनीकों द्वारा उत्पन्न मतभेद था, जिसके कारण वास्तविक ऊर्जा अशुद्ध हो जाती थी। दुर्भाग्यवश केवल एक ही तकनीक सीखना कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इससे लड़ाई में दुश्मनों से मुकाबला करने में व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता। कुल मिलाकर खेती के लिए एक अच्छा संतुलन खोजना आवश्यक था। अब जबकि स्वर्णिम और अन्य लोगों के भीतर वास्तविक ऊर्जा संघर्ष शांत हो गया था, वे बता सकते थे कि 9वें चरण तक पहुंचना आसान होगा। डेमी इमोर्टल एकेडमी में उनका अध्ययन इतनी धीमी गति से चलने का एक मुख्य कारण उनके द्वारा निर्मित विषम वास्तविक ऊर्जा थी। उन चारों ने सांस छोड़ी। उनकी असली ऊर्जा मैग्मा की तरह गर्म होकर उनके भीतर प्रवाहित हो रही थी। छोटू के लिए उन्हें शुद्ध करने के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग करना बेकार नहीं था। आखिरकार जब यह उनके शरीर के अंदर प्रवाहित हुई तो वह उनके द्वारा विकसित तकनीकों के कुछ गुप्त पहलुओं को समझने में सक्षम था, जो उसके लिए बहुत फायदेमंद था। छोटू की वास्तविक ऊर्जा भुजाओं से लपटें निकलीं और विशिष्ट एक्यूपंक्चर बिंदुओं तक पहुंची तथा उनकी नसों में गहराई तक प्रवेश कर परिगलित रक्त की खोज की। कुछ ही देर में चारों योद्धाओं के सिर से भाप उठने लगी, क्योंकि विषाक्त तीखा खून साफ होकर शुद्ध हो गया था। यह एक जल प्रकार की ऊर्जा कला थी, और यह देखते हुए कि बर्फबारी हो रही थी, जल प्रकार की ऊर्जा कलाओं का उपयोग करना विशेष रूप से आसान था। अचानक एक सीटी जैसी आवाज सुनाई दी, क्योंकि सिफान से प्राण ऊर्जा की एक धारा निकली और आकाश की ओर बढ़ गई। अपनी ऊर्जा को बादलों के साथ मिलाओ। सिफान समूह में सबसे पहले ऊर्जा का मास्टर बन गया। वह पांचों के समूह में सबसे रहस्यमय था और कई रहस्य रखता था। लेकिन अब छोटू को एहसास हुआ कि उसके अंदर एक प्रकार की आत्मा जड़ी बूटी है, जो एयर मास्टरी पौधे के समान है। हालांकि जबकि एयर मास्टरी पौधे में हल्कापन और चपलता से संबंधित ऊर्जा थी, ये पौधा कठोर और अडिग था और आग की तरह गर्म था। आखिरकार मेरी फ्लेमसन बेल पूरी तरह से परिष्कृत हो गई है, सिफान ने उत्साह से कहा। मैंने आखिरकार फ्लेमसन की असली ऊर्जा में महारत हासिल कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई छोटू। अच्छा काम, छोटू ने सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली। हालांकि उसके बाकी 3 दोस्त अभी तक ऊर्जा के मास्टर नहीं थे, लेकिन उन्हें उन बाधाओं को पार करने में ज्यादा समय नहीं लगा जो उन्हें रोक रही थी। स्वर्णिम ने उत्साह से खड़े होकर कहा, ठीक है, चलो कुछ और पिशाच डाकुओं का पता लगाते हैं। हम लड़ाई के दौरान आगे निकल सकते हैं। इसके साथ ही वे पांचों लोग गति में आ गए और बर्फ में गायब हो गए तथा पुनः क्रियाशील होने के लिए उत्सुक हो गए। इस बीच कुछ दूर एक पहाड़ पर एक ग्रिफॉन बर्फ में दुबका हुआ था। उसकी पीठ पर बंगिश बैठा था, जो बहुत ही बुरे मूड में था। दरअसल वह इतना गुस्से में था कि उसे आत्महत्या करने का मन कर रहा था। अरे, मैं तुम्हें मार डालूंगा छोटू। क्रोध से अपना हाथ हिलाते हुए उसने एक गोले के रूप में सच्ची ऊर्जा का विस्फोट किया, जो बर्फीली जमीन से टकराकर फट गया। फनायरा एक तरफ हट गया था। ठीक है बंगिश, उसने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। शांत हो जाओ। क्या तुमने गुस्सा निकालना बंद नहीं किया? तुम बड़े भाई वज्रा के उस ज्योतिषीय घटना के अध्ययन में बाधा नहीं डालना चाहते? जवाब में बंगिश ने तुरंत अपनी असली ऊर्जा पर लगाम लगा दी। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ फनायरा। वह बदमाश कचरा है, तो क्या हुआ अगर तुमने उसे पहले इस्तेमाल किया था? और अब वह खुद के लिए नाम कमा रहा है। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उसने मुझे कैसे अपमानित किया। मैं एक अपना बदला लूंगा। मैं उसके पूरे कबीले को मिटा दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह मुझे अपमानित करने के परिणामों को समझे। खुद के लिए नाम बनाना मुझे संदेह है। फनायरा पैरों को मोड़कर बैठ गई और अपनी असली ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने ऊपर एक छतरी बना ली, बर्फ को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे इकट्ठा करने के लिए। जैसे ही फनायरा ने ऐसा किया, बर्फ जल वाष्प से बने जादुई प्रतीकों में बदलने लगी, जो फिर सिकुड़कर बिंदुओं में बदल गए और उसके शरीर में प्रवेश कर गए। जाहिर है वह बर्फ के सार को ही आत्मसात कर रही थी। हिमेश ने शायद अपने एयर मास्टरी प्लांट का उपयोग करके छोटू को बचाया, बस इतना ही। अगर छोटू ने उस एयर मास्टरी प्लांट को अवशोषित कर लिया, तो इसका मतलब है कि उसकी साधना का आधार 4 या 5 ऊर्जा मास्टरों के बराबर है। यह स्वाभाविक है कि आप उसके बराबर नहीं हैं। हालांकि 100 ऊर्जा मास्टर भी एक लाइफ सीजर के बराबर नहीं हो सकते। आप बस अपनी साधना पर ध्यान दें। इस मिशन के लिए अकेडमी से मिलने वाले पुरस्कार आपके भीतर एक समुद्री देवता के रक्त को जगाने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं और संभवतः लाइफ सीजिंग स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आप कल की घटना को अपने आत्मविश्वास को कम करने देते हैं, तो आप छोटू से भी बदतर कचरा बन जाएंगे। पूरी बातचीत के दौरान फनायरा की आवाज में भावना का लेश मात्र भी भाव नहीं था। मैं उस छोटे सुअर का सिर काटकर उसके पिता के ठीक बगल में एक पेड़ पर लटका दूंगा, बंगिश ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। फनायरा, तुम्हारे पास अपनी साधना को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए एक लाइफ सीजर था। साथ ही तुम्हारे अंदर एक समुद्री देवता का खून बहुत मजबूत है, शायद मुझसे 100 गुना ज्यादा या शायद 1000 गुना ज्यादा।
तुम्हारे पास जल्द ही लाइफ असीजर बनने का मौका जरूर है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। चिंता मत करो, एक बार जब मैं लाइफ असीजिंग स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो सीफॉक के बीच मेरी स्थिति तेजी से बढ़ेगी। मैं तुम्हें कुछ औषधीय गोलियां लाकर दूंगा जिनमें समुद्री देवता का खून है। इससे तुम्हें मदद मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। चलो बैठ जाओ और साधना शुरू करो। अगर छोटू फिर से तुम पर हमला करता है तो मैं उसे विशेष मानना बंद कर दूंगी, क्योंकि उसने मुझे लेटेंट ड्रैगन पिल दी थी। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं उसे खुद ही खत्म कर दूंगी। अगर वह एयर मास्टरी प्लांट के सार पर भरोसा करके इधर उधर घूमने की कोशिश करता है तो वह एक बड़े मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। पहाड़ की चोटी पर कुछ ही दूरी पर वज्रा था, जो एक ज्योतिषीय घटना का अध्ययन करने के लिए सच्ची ऊर्जा से बने फेंग शुई कंपास का उपयोग कर रहा था। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, छोटी बहन फनायरा, अगर तुम्हें मुझ पर एहसान करने में कोई आपत्ति ना हो तो मैं अभी जाकर उस बदमाश को काट सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। छोटू को अकेला छोड़ने का कारण सिर्फ माहिरा से उसका संबंध नहीं है। उसने मेरे लिए एक लेटेंट ड्रैगन पिल चुराई थी और हम दोस्त थे, और मैंने उसे न मारने की कसम भी खाई थी। हालांकि अगर वह जिद्दी बना रहा और बदला लेने की बात करता रहा तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वह दिन आएगा जब वह मर जाएगा। जाहिर है फनायरा को लगा कि उसके पास सब कुछ नियंत्रण में है, छोटू कोई नहीं है और उसके बारे में सोचने लायक भी नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप क्या काम कर रहे हैं बड़े भाई वज्रा। क्या आप पिशाच डाकुओं के नेता रक्तान के स्थान का पता लगा पाए हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एहसान मानूं बड़े भाई वज्रा, तो आप रक्तान को क्यों नहीं मार देते और मुझे उसका रक्त दानव कोर क्यों नहीं दे देते? ठीक है, सौदा हो गया। वज्रा ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और फनायरा के कामों को भारों को देखा। लेकिन मेरे लिए किए गए उपकार हमेशा आसानी से चुकाए नहीं जा सकते। जब समय आएगा और मैं कुछ मांगूंगा तो क्या तुम इसे देने के लिए राजी होगे? फनायरा ने ठहाका लगाया। जब तक एहसान कर्ज से मेल खाता है मैं कुछ भी वापस नहीं लूंगी। ऐसा कहने के बाद क्राउन प्रिंस ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा कि क्राउन प्रिंस सोसाइटी में हर किसी को मेरा ख्याल रखना चाहिए। एलीट योद्धाओं की एकेडमी में ऊर्जा मास्टर के रूप में प्रवेश पाने का पूरा कारण उनकी वजह से था। बड़े भाई वज्रा, क्या आपको चिंता नहीं है कि वह आपके दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में पता लगा सकते हैं? क्राउन प्रिंस डेमी इमोर्टल एकेडमी में एक महान व्यक्ति थे। वह एक पवित्र नवदीक्षित था, एक अविश्वसनीय रूप से उच्च पद पर था। इसके अलावा उसकी साधना का आधार अत्यंत गहरा था। वास्तव में यहाँ तक कि लाइफ सीजर भी उसे आदर्श मानते थे और उसके सटीक साधना स्तर के बारे में अनिश्चित थे। उनकी क्राउन प्रिंस सोसाइटी डेमी इमोर्टल एकेडमी के भीतर सबसे शक्तिशाली संगठन थी और इसमें सदस्यों की संख्या उतनी ही थी जितने आकाश में बादल होते हैं। यहाँ तक कि वज्रा जैसा असह्य अहंकारी व्यक्ति भी उसका नाम सुनते ही भय से कांप उठता था। आखिरकार वह क्राउन प्रिंस सोसाइटी का सदस्य था और अच्छी तरह जानता था कि क्राउन प्रिंस कितना भयानक था। किसी तरह फनैरा की मुलाकात क्राउन प्रिंस से हुई जब वह पहली बार आधे साल पहले डेमी इमोर्टल एकेडमी में शामिल हुई थी, और जाहिर है उसे वह पसंद आ गई थी। उसके एक शब्द ने उसे एलीट योद्धाओं की एकेडमी में प्रवेश दिलाया और उसने अपनी सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल उसकी साधना को बढ़ाने के लिए भी किया था। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मोड पसंद आया, और चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर रात इसी समय मिलता रहूँगा एक नई रहस्यमयी थ्रिल से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानी वही होती है जो आपको अंदर तक छू जाए। मैं मिलूँगा आपको अगली कड़ी में। तब तक के लिए अलविदा, और बने रहिए टिलिस्मी स्टोरीज़ के साथ।